हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अथॉरिटी का मतलब है, अथॉरिटी एक पावर है, राइट है कि हम दूसरों को ऑर्डर दे सके और वो हमारे ऑर्डर को फॉलो करे। तो अथॉरिटी को एक सिंगल वर्ड में समझना है तो इट इज़ ए पावर। अथॉरिटी एक पावर है, एक अधिकार है, राइट है। हम दूसरों को ऑर्डर देते हैं और वो हमारे ऑर्डर को फॉलो करे, वो हमारी एक अथॉरिटी है। एंड मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में वैलिड राइट एंड पावर होते हैं, किसी व्यक्ति को दिए होते हैं और उस व्यक्ति को उस पावर के आधार पर डिसीजन लेने का भी अधिकार होता है। और अथॉरिटी हिरार्की स्ट्रक्चर में होती है। अगर बात करें सुपीरियर सबॉर्डिनेट की, तो इट अनेबल टू मैनेजर टू गेट द वर्क डन, कैसे काम करना है, किससे करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव करना है। एक हिरार्कियल स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पे ये किया जाता है। अथॉरिटी गिव द राइट टू द मैनेजर टू डिसाइड एंड द कमांड सबॉर्डिनेट। अथॉरिटी अधिकार देता है मैनेजर को कि सबॉर्डिनेट को क्या काम करवाना है और सबॉर्डिनेट को क्या कमांड देनी है, वो अथॉरिटी के अंदर डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल को पावर है, अधिकार है कि वो टीचर्स को ऑर्डर दे सकता है, टीचर से काम करवा सकता है। बात करते हैं द फीचर ऑफ अथॉरिटी की। फीचर ऑफ अथॉरिटी एक फॉर्मल रिलेशन है। फॉर्मल का मतलब है कि एक सिस्टमेटिकली मैनेज्ड अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी में कुछ लीगल राइट भी अराइज होते हैं। सो इट इज़ ए फॉर्मल एंड लीगल राइट ऑफ द मैंडेटरी। जब भी कोई भी पोजीशन ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, चाहे वो सीईओ की हो, चाहे वो किसी मैनेजर की हो, उसकी एक अथॉरिटी वहाँ पे अराइज होती है। इट गिव द राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी हमें ये पावर देती है कि हम डिसीजन ले सके, कंट्रोल कर सके और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो उसके आधार पे हम डिसीजन ले सके। अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में चलती हैं। अथॉरिटी ग्रांट टू पावर, अथॉरिटी हमें पावर देती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें वर्क परफॉर्मेंस बताती है कि हमें काम करना है, कैसे करना है। इट इज़ ए क्रूशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेशन। किसी भी काम को करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के काम को करवाने के लिए अथॉरिटी ज़रूरी होती है। अथॉरिटी से क्या समझे आप कि अथॉरिटी में पावर एंड राइट, किसी भी चीज़ के डिसीजन लेने के लिए या पावर अधिकार होता है या कमांड करने का अधिकार होता है, किसी दूसरे को आप ऑर्डर देने का अधिकार आपका अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी में आप डिसीजन ले भी सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं एंड ऑर्डर भी दे सकते हैं। और अथॉरिटी के आधार पे एक लीगल राइट अराइज होता है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की अथॉरिटी होती है, जिसमें कि लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी। यानी कि लाइन की पावर क्या है एंड राइट क्या है, स्टाफ अथॉरिटी के पावर राइट क्या है एंड फंक्शनल अथॉरिटी के पावर राइट क्या है। हर मैनेजर के पास जो है वो अलग प्रकार की टाइप ऑफ अथॉरिटी होती है। जैसे कि मैं मैनेजर की बात करूँ तो मैनेजर के पास एक लाइन अथॉरिटी होती है। लाइन मतलब उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है, लाइन अथॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लेके वो एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं स्टाफ अथॉरिटी की बात करूँ तो मैनेजर कैन ओनली गिव टू एडवाइस एंड स्टाफ अथॉरिटी में एडवाइस एक्सपर्ट शामिल होते हैं, जबकि फंक्शनल अथॉरिटी में किसी काम को या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने की अथॉरिटी यहाँ पे रहती है। तो लाइन अथॉरिटी में टॉप लेवल मैनेजमेंट आते हैं, स्टाफ अथॉरिटी में जो एक्सपर्ट होते हैं वो आते हैं, फंक्शनल अथॉरिटी में दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी इज अ गिवन टू लाइन मैनेजर। लाइन अथॉरिटी लाइन मैनेजर को दी जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके और इसको स्केलर अथॉरिटी भी कहा जाता है। लाइन अथॉरिटी एक सिंगल लाइन है, तो यह जनरली बात है कि जिसमें कि चेन ऑफ कमांड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, हिरार्की स्ट्रक्चर होगा। इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू ग्रांट द पावर टू समवन। फॉर एग्जाम्पल कि हायर डायरेक्टरेट है, हायर डायरेक्टरेट यहाँ पे कॉलेजेस को ऑर्डर देगा, कॉलेज के प्रिंसिपल टीचर्स को ऑर्डर देंगे और टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर देंगे। तो इस तरह की अथॉरिटी को लाइन अथॉरिटी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट द चेन ऑफ कमांड है एंड पोजीशन है, हर इंसान की अपनी पोजीशन के हिसाब से वो कमांड कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपकी द हिरार्की स्ट्रक्चर के आधार पे, जैसे कि यहाँ पे एक सुपीरियर होगा, वो डायरेक्ट कंट्रोल एंड कमांड करेगा सबॉर्डिनेट के ऊपर। ये सिंपल एंड द लीनियर फ्रेमवर्क के आधार पे होती है। सिंपल इसलिए क्योंकि एक इंसान सुपीरियर होता है, दूसरा यहाँ पे सबॉर्डिनेट होता है। लाइन अथॉरिटी
बिल्कुल क्लियर होती है, इसमें पता होता है किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा काम के लिए और यहाँ पे एम्प्लॉयी के रोल को भी वेल डिफाइंड बनाया होता है, मतलब कौन-सा एम्प्लॉयी क्या रोल प्ले करेगा, क्या काम करेगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, वो भी लाइन अथॉरिटी में क्लियर होता है। लाइन अथॉरिटी में सेंट्रलाइज़्ड डिसीज़न मेकिंग होती है और सेंट्रलाइज़ का मतलब है यहाँ जो डिसीज़न लिए जाते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू लिए जाते हैं और उनके थ्रू ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड डिसीजन परफॉर्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैज़ लाइन अथॉरिटी ओवर टू ऑल डिपार्टमेंट। जितने भी अलग-अलग प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के डिसीजन जो है वो सीईओ लेता है, तो सीईओ के पास एक लाइन अथॉरिटी है कि वो सारे डिपार्टमेंट के डिसीजंस लेंगे और कंट्रोल करेंगे। कंपनी के पूरा कंट्रोल जो है वो करते हैं, तो उनके पास लाइन अथॉरिटी होती है। लाइन अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। अब फीचर्स की बात करते हैं कि लाइन अथॉरिटी के क्या फीचर्स हैं। देखिए लाइन अथॉरिटी में बिल्कुल क्लियर द चेन ऑफ कमांड होती है। अब चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि कौन किसको कमांड करेगा। जैसे मैंने ए, बी, सी डी है, तो ए बी को कमांड करेगा, बी सी को कमांड करेगा, सी डी को कमांड करेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे चेन ऑफ कमांड होती है। देयर इज़ अ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब है कि हमारा सुपीरियर कौन है, हमने किसकी बात सुननी है एंड किसको हमने अकाउंटेबल, मतलब अकाउंटेबल हम किसके प्रति हैं, तो यहाँ पे क्लियर यूनिटी ऑफ कमांड रहती है। इट हैज़ टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है वो टॉप टू बॉटम चलता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो कमांड करता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट को। इट इन्वॉल्व टू क्लियर अथॉरिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे पावर बिल्कुल क्लियर होती है, किसकी क्या पोजीशन है, अब उस पोजीशन पे क्या अथॉरिटी है, क्या वो डिसीजन ले सकता है, बिल्कुल क्लियर होता है। और साथ में उसकी अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होती है कि वो किसके प्रति उत्तरदायित्व उसका है और किसके प्रति वो जवाबदेही होगी, वो भी इसमें क्लियर होता है। इट इज़ द सपोर्टेड बाय द सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब है यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू लिए जाते हैं और लाइन अथॉरिटी वहाँ पे सुटेबल होती है जहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी में चेन ऑफ कमांड बिल्कुल क्लियर होती है, इसमें फटाफट डिसीजन लेने में हेल्प होती है और इसमें अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल क्लियर होती है, तो मिक्स नहीं हो पाती किसी के साथ और इसका कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम रहता है और ये स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज को प्रमोट करता है। मतलब स्पेशलाइजेशन का मतलब है जो अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं उसको प्रमोट करता है। ये काम में एफिशिएंसी और कंट्रोल को बढ़ाता है। साथ में ही सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी को प्रमोट करता है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है तो वहाँ पे लाइन अथॉरिटी का यूज़ किया जाता है और लाइन अथॉरिटी में स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टाफ अथॉरिटी। तो लाइन अथॉरिटी के बाद अगर स्टाफ अथॉरिटी की बात करें तो स्टाफ अथॉरिटी यहाँ पे जो पर्सन होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले होते हैं, यानी कि एक्सपर्ट होते हैं हु सपोर्ट टू द लाइन मैनेजर। स्टाफ अथॉरिटी जैसे कि टीचर हो गए, कुछ कॉमर्स के टीचर है, कुछ साइंस के टीचर हैं, तो साइंस अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट टीचर्स होंगे एंड कॉमर्स वाले अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे। वो प्रिंसिपल को एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे। तो स्टाफ अथॉरिटी का काम होता है यहाँ पे उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है और वो लाइन मैनेजर को सपोर्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड स्टाफ में कौन-कौन आते हैं, जैसे कि फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, लीगल मैटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे वो स्पेशलाइज्ड स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो एडवाइस करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को एंड दे वो किस किस चीज़ में एडवाइस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसके आधार पे एडवाइस कर सकते हैं। स्टाफ अथॉरिटी एडवाइस और सपोर्ट देती है लाइन मैनेजर को एंड दे हैव नो पावर टू टेक डिसीजन। उनके पास कोई पावर नहीं होती है डिसीजन लेने की और कमांड करने की, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइन अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे और लाइन अथॉरिटी यहाँ पे डिसीजंस लेती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल डिपार्टमेंट जो है दे एडवाइस टू सीईओ फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो स्टाफ मेंबर यानी कि स्पेशलाइज्ड हैं, एचआर है। तो एचआर जो स्टाफ मेंबर है वो किसको एडवाइस कर रहा है, सीईओ को कर रहा है। तो सीईओ यहाँ पे डिसीजंस लेगा और एडवाइस कौन कर रहा है, एचआर कर रहा है। फीचर्स क्या हैं स्टाफ अथॉरिटी के। स्टाफ अथॉरिटी में एडवाइस जारी की जाती है, वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं एंड स्टाफ अथॉरिटी में कोई डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल नहीं होता है, वो सीधा लाइन अथॉरिटी को बात बताते हैं और लाइन अथॉरिटी वहाँ पे डिसीजंस लेती है। एडवांटेजेस की बात करें स्टाफ अथॉरिटी की, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज का एडवांटेजेस रहता है। इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिसीजन लेने में हेल्प होती है
ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल बना रहता है और कम्युनिकेशन भी इन्हेंस होती है। अगर सुटेबिलिटी की बात करें, स्टाफ अथॉरिटी कहाँ सुटेबल है, तो जहाँ पे आपको एक्सपर्टीज नॉलेज की जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, लीगल मैटर है, तो ऐसे केसेस में स्टाफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं फंक्शनल अथॉरिटी की। फंक्शनल का मतलब होता है काम करना, काम करने की अथॉरिटी। तो फंक्शनल अथॉरिटी जो है वो लाइन और स्टाफ मैनेजर को किसी काम को करने के लिए, कोई स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए दी जाती है, और जैसे ही जॉब वो खत्म हो जाती है तो यहाँ पे अथॉरिटी भी खत्म हो जाएगी। दिस अथॉरिटी टू गिवन टू द टास्क इज कंप्लीटेड। ये तब तक अथॉरिटी दी जाती है जबकि टास्क कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ही टास्क ओवर हो जाता है तो अथॉरिटी भी रिमूव हो जाती है। तो ये बेसिकली जो अथॉरिटी है वो डिफरेंट टास्क एंड जॉब के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो स्पेसिफिक एरिया अलग अलग होते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, एंड दिस हेल्प पीपल टू बिकम एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। सो कभी कभार जो है वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द टास्क ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू क्रिएट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक काम दिया गया कि उसे अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाना है, एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी गिव अथॉरिटी टू मार्केटिंग मैनेजर टू ऑर्गेनाइज द कंपनी एनिवर्सरी। तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर को ये काम दिया गया कि आपको कंपनी की एनिवर्सरी का फंक्शन कंडक्ट करना है। जो ये अथॉरिटी है फंक्शन कंडक्ट करने की, वो फंक्शनल अथॉरिटी है। जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो जाएगा, तो वो भी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। ये अथॉरिटी नॉर्मल जॉब वाली अथॉरिटी नहीं होती है, जैसे नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये वैसी अथॉरिटी नहीं होती है। इसके फीचर्स की बात करें फंक्शनल अथॉरिटी की, फंक्शनल अथॉरिटी में कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। ये टास्क चाहे वो मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, प्रोडक्शन का हो। ये अथॉरिटी टेम्परेरी नेचर की होती है। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब अथॉरिटी खत्म हो जाती है। ये अथॉरिटी लाइन या स्टाफ मैनेजर को दी जा सकती है। ये एक एडिशनल अथॉरिटी होती है, जो नॉर्मल वर्क ऑफ होता है उस नॉर्मल वर्क के अलावा अथॉरिटी ये दी जाती है। ये अथॉरिटी जो है वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को, अलग अलग को या होल डिपार्टमेंट को दी जा सकती है। और ये अथॉरिटी में नॉन नॉर्मल टास्क होते हैं, मतलब नॉर्मल टास्क नहीं होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ वाले होते हैं, ये अलग प्रकार के होते हैं। और इसके एडवांटेजेस की बात करें तो फंक्शनल अथॉरिटी में लाइन और स्टाफ दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये स्पेशलाइजेशन को भी बढ़ावा देती है, एक्सपर्टीज को भी बढ़ावा देती है, साथ में ये एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है, ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्लियर करती है। सो लाइन, यहाँ पे दोनों ही लाइन और स्टाफ दोनों मिलकर काम करते हैं। तो लाइन मैनेजर यहाँ पे कंसंट्रेट करता है टास्क के ऊपर, और जो स्पेसिफिक टास्क है किस तरह से फंक्शनल एक्सपर्ट उसको परफॉर्म करेंगे। तो जो भी फंक्शनल एक्सपर्ट हैं, जैसे वे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो फंक्शनल एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना एक्सपर्ट के थ्रू काम करते हैं, एडवाइस देते हैं लाइन मैनेजर को, लाइन मैनेजर यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है द डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंट्रलाइज अथॉरिटी को लोअर लेवल पे दे रहा है, यानी कि टॉप लेवल से लोअर लेवल पर अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो टॉप लेवल वाले जो लोग हैं वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल को ट्रांसफर कर रहे हैं। It transfer to the control of the activity and the several authority rather than the one single one. इसमें क्या होता है कि जो हम एक्टिविटी ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई सिंगल वन ही ट्रांसफर करते हैं, सेवरल अथॉरिटी यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। एंड इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड द जियोग्राफिकल एरिया। डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह होता है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो जियोग्राफिकल एरिया हो। गवर्नमेंट की बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, या बिजनेस की बात करें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है अपना काम मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे रही है, या अथॉरिटी। एंड जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, जहाँ पे कोई बिजनेस या इंडस्ट्री एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया को ट्रांसफर की जा रही है, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को सिंपल अगर आपको समझना है कि जब भी आपकी पावर अथॉरिटी आप दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, लोअर डिपार्टमेंट या दूसरों को दे रहे हैं, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। जैसे कि लोअर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अपनी पावर ट्रांसफर कर रहा है। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो होटल इंडस्ट्री जो है उसमें अगर डिसीजन जो है, या होटल मैनेजमेंट स्टाफ रन कर रहा है,
स्टाफ सेपरेट रन करता है खुद, उसको किसी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है डिसीज़न लेने में, तो उसको डिसेंट्रलाइज़ेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द बेनिफिट की कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या-क्या बेनिफिट रहते हैं। पहला आता है प्रमोट टू द इनिशिएशंस, इनिशिएटिव एक्टिविटी को प्रमोट करना। जितने भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट होते हैं उनके इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयी के इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। अनदर है फास्टर डिसीजन मेकिंग। कभी-कभार हमें डिसीजन लेने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम अपने पावर्स को सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर देंगे तो हम डिसीजन फटाफट ले सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन एक फटाफट रिस्पॉन्स को चेंज करने के लिए प्रमोट करता है, हेल्प करता है। हमें वेट नहीं करना पड़ता है सेंट्रल लेवल का, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। हम ये डिसीजन अगर जो सबॉर्डिनेट है अगर खुद लेते हैं तो फटाफट हम ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। तो वही कहते हैं हम इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी तभी होती है जब सबॉर्डिनेट को भी साथ में डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को भी बढ़ाता है। साथ में दे डेवलप टू द डेवलपमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्किल। तो डिसेंट्रलाइजेशन एग्जीक्यूटिव स्किल को भी बढ़ाता है एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस को भी प्रमोट करता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट हर जगह पे इंटरफेयर नहीं करेगी, वो तभी इंटरफेयर करेगी जब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा या बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होगा। एंड अनदर वन अगर इसमें हम बात करें हायर कंट्रोल एंड द मोटिवेशंस की, तो जो भी डिसेंट्रलाइजेशन में कंट्रोल दे कैन बी डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट बट इट प्रमोट टू द मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेशन को बढ़ावा मिलता है, मोटिवेशन को प्रमोट किया जाता है। जो सबॉर्डिनेट है उनके मोटिवेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है और हाईली कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम असाइनिंग टू डिसीजन मेकिंग पावर टू द सबॉर्डिनेट। अब अथॉरिटी डेलीगेट करना, डेलीगेशन का मतलब होता है किसी दूसरे को पावर देना। तो डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब हुआ कि जब हम कोई पावर अपने सबॉर्डिनेट को दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे सुपीरियर अपनी पावर को सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता है, उनको देता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति की मोटिवेशन पावर बढ़ती है, मोटिवेट व्यक्ति होता है। जो भी सबॉर्डिनेट होगा उसमें एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को भी बढ़ाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सिंगल पर्सन टू मैनेज ऑल द वर्क। तो हर व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता है, तो इसलिए क्या होता है जो काम है वो डिवाइड हो जाता है, डेलीगेट हो जाता है, अपने सबॉर्डिनेट को दिया जाता है। जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है तो उसमें तीन कंटेंट साथ में डेलीगेट होते हैं, कंपोनेंट काम करते हैं। पहला आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, डिसीजन मेकिंग की पावर या कोई डिसीजन लेने की पावर, कमांड करने की पावर। तो अथॉरिटी का मतलब है पावर, ताकि आप डिसीजन ले सकें, सबॉर्डिनेट पे कमांड कर सकें। अथॉरिटी एक पावर है, एक राइट है ऑर्डर देने का और सामने वाला ऑर्डर को माने। सो मैनेजमेंट की बात करें तो एक ऐसा राइट है, अधिकार होता है जहाँ पे व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वो डिसीजन ले सके। अगर आपके पास अथॉरिटी है तभी आप डिसीजन ले सकते हो, अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो उस काम का आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हमारी ड्यूटी है, हमारे दायित्व है, ऑब्लिगेशन है किसी काम को करने के लिए। जैसे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलर क्लासेस लगाना, है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हमारी जो ड्यूटी है वो हमें परफॉर्म करनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी जो भी हमें काम असाइन किया गया है, टास्क असाइन किया गया है, उसको कंप्लीट करना हमारी ड्यूटी है। तो टीचर की ड्यूटी क्या रहती है? एज ए फॉर्म ऑफ द टीचर रेगुलर क्लासेस लगाना। तो दिस इज कॉल्ड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसके प्रति आंसरेबल होना। तो जो आंसरेबिलिटी ऑफ द पर्सन है, जो हमारा हमें काम दिया गया था उसके प्रति हमें आंसर देना, वो हमारे अकाउंटेबिलिटी में आता है। तो ये अल्टीमेट ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी साथ में उसकी अकाउंटेबिलिटी भी राइज होगी। सो इट इज आल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे अनस्टेबिलिटी की बात होती है, जो भी हमें काम दिया गया है उसके प्रति हमें अनस्टेबल होना है, उसको अकाउंटेबिलिटी में कंसीडर किया जाता है। हम बात करते हैं
इज़ इट पॉसिबल टू डेलीगेट द अकाउंटेबिलिटी? क्या हम अपने अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें कि अब हायर डायरेक्टर ने एक ऑर्डर दिया है कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखे स्टूडेंट का प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने वो काम किसको दे दिया? टीचर्स को। अगर टीचर नहीं करता है तो क्या वो टीचर रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए कि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा? काम किसको आया था? प्रिंसिपल को आया था। देन इन दिस केसेस जो अकाउंटेबिलिटी है वो डेलीगेट नहीं होती है ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा जिसको काम एक्चुअली काम किसका बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, वो आप उसके आधार पे आप अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। हमारे माइंड में हमेशा ये आता है कि व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड देन अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड हो सकती है। देखिए अथॉरिटी का मतलब वो है कि पावर दे रहे हैं हम। अब पावर डेलीगेट हो रही है सबऑर्डिनेट को, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको चलेगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है जरूरी नहीं कि वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर है कि मैनेजर कैन डेलीगेट टू अथॉरिटी बट कैन नॉट बी डेलीगेट टू अकाउंटेबिलिटी। मैनेजर ने अपना काम अपने जूनियर को दे दिया, लेकिन वहां पे मैनेजर जो है अपने अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, जो काम करवाना है किसी से वो हम डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे किसी ने हाँ, मुझे मेरा काम है ना? मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैंने किसी और से करवाना है, मैंने अपना काम किसी और को दे दिया करने के लिए, लेकिन जो काम मुझे आया था उसके लिए आंसरेबल मैं ही होंगी, कोई सामने जिससे मैंने करवाया है वो आंसरेबल नहीं होगा। तो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है। देखिए अथॉरिटी हम डेलीगेट करते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। प्रॉपर वर्कलोड, देखिए किसी को काम ज़्यादा होता है तो इक्वल काम को डिवाइड करने के लिए हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉय की हर प्रकार की स्किल बढ़े, हर प्रकार की जजमेंट बढ़े, तो यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना ज़रूरी है। काम को मोटिवेट करने के लिए, व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेट बनाए रखने के लिए डेलीगेशन अथॉरिटी ज़रूरी है। इनिशिएशन प्रमोट करने के लिए जो इनिशिएटिव टेक्निक है या सबऑर्डिनेट को बढ़ावा देना है, सबऑर्डिनेट की को मोटिवेट करना है, उसके लिए डेलीगेशन अथॉरिटी ज़रूरी है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करने के लिए टॉप मैनेजमेंट जो है हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के लिए अगर उनका रोल हो तो बेटर है। तो उस केसेस में क्या है, सबऑर्डिनेट उस जगह वो अपने क्रिटिकल टास्क को खुद परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस केसेस में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के थ्रू हम सबऑर्डिनेट को बढ़ावा देते हैं। साथ में ही अगर हम इंडस्ट्रियल पीस चाहते हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी डेलीगेशन अथॉरिटी ज़रूरी है। साथ में ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की को प्रमोट करना है, सीनियर सबऑर्डिनेट को प्रमोट करना है, डेवलप करना है, उसके लिए ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन विकसित करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, डिफरेंट एक्टिविटी के साथ, डिफरेंट सेक्शन के साथ, तो उसके लिए डेलीगेशन अथॉरिटी ज़रूरी है। अगर आप एक सही प्रमोट डिसीजन, क्विक डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो आपको भी जो सेंट्रलाइज्ड लेवल है उसका वर्कलोड कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए डेलीगेशन अथॉरिटी ज़रूरी है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं और रेगुलर वर्कलोड को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ हर्डल्स है डेलीगेशन अथॉरिटी की। हर्डल्स क्या है या ऑब्स्टैकल क्या है? 2 तरीके से है, क्योंकि सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है सबऑर्डिनेट को, तो हर्डल डेलीगेटर के तौर पे भी हो सकती है, सुपीरियर के तौर पे भी कोई दुविधा हो सकती है, परेशानी हो सकती है, कुछ दुविधाएँ सबऑर्डिनेट के तौर पे भी हो सकती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? अगर हम बात करें कि कुछ परेशानी जो है वो सुपीरियर के तौर पे है, तो देखिए जब ऑब्स्टैकल बाय डेलीगेटर, डेलीगेटर का मतलब जो अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है, तो डेलीगेशन भी एक आर्ट है, कला है। जब अभी हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या डेलीगेट कर रहे हैं और क्या काम किसी से करवा रहे हैं। अगर हमें अपना काम किसी दूसरों को सौंपना है, तो हमारे अंदर भी वो स्किल होनी चाहिए सौंपने वाली, और सामने वाले के उनकी जजमेंट के अकॉर्डिंग हमें सौंपना है। तो फर्स्ट है डिज़ायर टू एक्सरसाइज़ पावर। अगर आप किसी को काम सौंप रहे हैं, अथॉरिटी सौंप रहे हैं, तो सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी ईगो सैटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको कोई काम डेलीगेट करें। नेक्स्ट है लैक ऑफ द डेलीगेशन स्किल। सम टाइम डेलीगेशन अथॉरिटी भी एक आर्ट होता है, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मैनेजर को पता ही नहीं है कि क्या कैसे हम काम करवा सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, या कैसे हम डेलीगेट कर सकते हैं। लैक ऑफ द इंटरेस्ट,
सम सुपीरियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के काम को पसंद नहीं करते हैं डेलीगेट करना, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है वो डेलीगेट नहीं करते हैं प्रॉपर काम को। लैक ऑफ द फेथ इन द सबॉर्डिनेट, अगर हम अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर फेथ ही नहीं करेंगे तब भी हम डेलीगेट नहीं करेंगे अथॉरिटी को। एंड अनफेमिलिटी विद द आर्ट ऑफ द डेलीगेशन, डेलीगेट करना कैसे है, काम किस तरह से देना है, क्या प्रोसीजर रहेगा उसका डेलीगेट करने का, तो वो कई बार किसी को नहीं आता है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नाउ द सबॉर्डिनेट की तरफ से क्या दिक्कत रहती है, डेलीजेंट की तरफ से क्या दिक्कत रहती है। डेलीजेंट का मतलब है या सबॉर्डिनेट का मतलब है जिसको पावर दी जा रही है या जिसको पावर दी गई है उसकी तरफ से क्या प्रॉब्लम होती है। सो इट इज द ड्यूटी एंड द सबॉर्डिनेट कि उसको जो भी काम सुपीरियर के थ्रू दिया गया है वो कॉन्फिडेंट लेवल पे करें और जो भी किया गया है वो काम को कंप्लीट करें। फियर ऑफ फेलर, सबॉर्डिनेट को हमेशा ही खतरा रहता है कि वो काम उसने कभी भी पहले परफॉर्म नहीं किया है और उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लैक ऑफ द इनिशिएशन, कभी कभार लोग जो है वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं नया काम करने की, नई स्किल्स सीखने की, तो वो भी दिक्कत है। लैक ऑफ क्लियरिटी, यहाँ सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन के बारे में पता नहीं होता कि उसको अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है, क्या उसने डिसीजन लेना है, किस एरिया तक उसने डिसीजन लेना है। केवल लैक ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि जो भी वो काम कर रहा है उसको उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है काम करने का, उसको नॉलेज ही नहीं है, जो उसको काम दिया गया है उसके प्रति उसकी नॉलेज ही नहीं है कि कैसे काम को कंप्लीट करना है। कभी-कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी डरता है। जब ह्यूमन बीइंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है तो वहाँ पे भी डेलीगेशन अथॉरिटी करना मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है तो वो एक्स्ट्रा काम करना पसंद नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति का नेगेटिव एटीट्यूड है तो वहाँ पे भी डेलीगेशन अथॉरिटी करना थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ओवरबर्डन है और उसको एक्स्ट्रा काम दे दिया जा रहा है तो वहाँ पे भी वो काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जहाँ पे जो सेंट्रलाइज्ड लेवल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो अपने काम को लोअर लेवल मैनेजमेंट को देता है, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सीनियर जो है वो सबॉर्डिनेट को कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए असाइन करता है। एंड जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये टास्क स्पेसिफिक होता है, जबकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप जो है वो वाइडर है और ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, जबकि डेलीगेशन अथॉरिटी जो है वो नैरो है, ये मैनेजर लेवल पे अप्लाई होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इंपावर करना ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को ताकि वो डिसीजन ले सके, और डेलीगेशन अथॉरिटी का मेन मतलब है अपने काम को कम करके दूसरों को डिवाइड करना। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ये परमानेंट नेचर की होती है, इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एंड अगर आपको चेंज की नीड लगती है तो अब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। और ये जनरली जो डेलीगेशन अथॉरिटी है टास्क बेस्ड होती है, अगर टास्क टेम्परेरी नेचर की होती है, जैसे टास्क कंप्लीट हो गया तो आप अथॉरिटी को वापस ले सकते हैं। एंड एग्जांपल के तौर पे देखें, एक कंपनी में अलाउ टू ब्रांच मैनेजर टू मेक परचेज फॉर ब्रांच द ऑन लेवल, इन दिस केसेस दे इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेस ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने ब्रांच मैनेजर को कहीं ओपन ब्रांच करने के लिए कहा है, परचेज करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति है ना, मेन व्यक्ति है, वो अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज़ कर रहा है लोअर लेवल पे। और यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे हुआ कि जब भी मैनेजर जो है अपने काम को सबॉर्डिनेट को डिवाइड कर रहा है या बाँट रहा है पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में, वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी। ऑटोनॉमी की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन में मोर ऑटोनॉमी होती है, और ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता। सबॉर्डिनेट को डिसीजन लेने की स्वतंत्रता होती है, जबकि डेलीगेशन अथॉरिटी में लेस ऑटोनॉमी होती है, कम स्वतंत्रता होती है, सबॉर्डिनेट को सिर्फ अपने दायरे के अंदर ही डिसीजंस लेने होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन इज द आउटकम पॉलिसी ऑफ द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो जो भी पॉलिसी बनी होगी उसके आधार पे होगा, और डेलीगेशन अथॉरिटी जो है वो वर्क के आधार पे की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कि किसने डिसेंट्रलाइजेशन करना है, टॉप मैनेजमेंट करेगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैनेजर और सुपीरियर की होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। ट्रांसफर ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टू सबॉर्डिनेट। तो यहाँ पे देखिए तीनों चीजें ट्रांसफर हो रही है सबॉर्डिनेट को, अथॉरिटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अकाउंटेबिलिटी भी। लेकिन डेलीगेशन अथॉरिटी में सिर्फ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ट्रांसफर होती है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है। अकाउंटेबिलिटी उसी की बनी रहेगी
जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो डेलीगेशन अथॉरिटी ओनली द अथॉरिटी एंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली टू ट्रांसफर टू अल्टीमेट, जो टोटल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी थी वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये पूरा चैप्टर था आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का।